जैसा कि आप जानते हैं कि लिंग संलग्न लक्षण को 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हम यक्ष संलग्न लक्षण, दूसरा वाई संलग्न लक्षण और तीसरा यक्ष वाई संलग्न लक्षण के नाम से जानते हैं। और यह ज्ञात होना चाहिए कि जो लिंग संलग्न लक्षण होते हैं वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होते हैं, अर्थात ये हेरेडिटरी होते हैं। इस तरीके से जो सेक्स्ड लिंग कैरेक्टर, जिसको हम कहते हैं लिंग संलग्न लक्षण, ये लिंग संलग्न लक्षण ये सेक्स से रिलेटेड होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला यक्ष संलग्न लक्षण, दूसरा वाई संलग्न लक्षण और तीसरा है यक्ष वाई संलग्न लक्षण। इस प्रकार से ये यक्ष संलग्न लक्षण, वाई संलग्न लक्षण और यक्ष वाई संलग्न लक्षण एक एक करके आप देखेंगे। जो यक्ष संलग्न लक्षण है, इनमें जो जीन होता है यक्ष गुणसूत्र के असमजात खंड पर होते हैं, वाई गुणसूत्र पर नहीं। अतः ये पिता के द्वारा पुत्रियों में, जबकि माता के यक्ष पुत्र और पुत्रियों दोनों में जाते हैं। इसमें एक एक करके आप देखेंगे। जो पहला है यक्ष संलग्न लक्षण, इनमें जिनके जीन यक्ष गुणसूत्र के असमजात खंड पर पाए जाते हैं। असमजात मतलब जैसे ये यक्ष वाई और ये यक्ष यक्ष है, तो केवल यक्ष पर पाए जाते हैं, तो इसको हम असमजात खंड कहते हैं। अगर दोनों पर पाए जाते तो इसको हम समजात कहते, अर्थात समान जातियों के सदस्यों में पाए जाते, तो इसको असमजात खंड पर पाए जाते हैं, अर्थात केवल यक्ष पर पाए जाते हैं, वाई पर नहीं। उसी तरह से इसमें भी केवल यक्ष पर पाए जाते हैं, वाई यक्ष पर नहीं। इस प्रकार से यक्ष संलग्न लक्षण में इनके जो जीन होते हैं केवल यक्ष गुणसूत्र के असमजात खंड पर होते हैं, साथ ही वाई गुणसूत्र के एलिल्स पर नहीं पाए जाते। यही कारण है कि इनमें पाए जाने वाले जो लक्षण होंगे वह पुत्रों में केवल माता के द्वारा, जबकि पुत्रियों में माता और पिता दोनों के द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे सपोज देखिए, यहाँ पर ये पिता है, ये माता है, ये पिता है और ये माता है। तो पिता का जो यक्ष है माता के यक्ष से अगर मिलता है तो यह पुत्री का निर्माण होता है। अर्थात पिता में पाए जाने वाला जो यक्ष गुणसूत्र होता है
किसके निर्माण में सहायक है? पुत्रियों के। उसी तरह से पिता का जो यक्ष जो होता है इससे मिलता है तो यक्ष यक्ष बनता है, तो यह पुत्रियों के निर्माण में सहायक होता है। जबकि जो वायु होता है माता के यक्ष से मिलती है, तो ये क्या होता है? यक्ष वायु, और ये एक्स वाई। इस प्रकार से पिता में जो पाए जाने वाला जो यक्ष गुणसूत्र होता है सदैव पुत्रियों के निर्माण में सहायक होता है। ये क्या है? ये 50% क्या है? डाटर है ना, और ये 50% सन है। तो आपको यह जानना है कि ये जो माता का जो यक्ष है तो इसमें 2 यक्ष गुणसूत्र होते हैं, तो यह यक्ष पुत्रियों में भी जाता है और पुत्रों में भी जाता है। लेकिन पिता में केवल एक ही यक्ष गुणसूत्र होता है, और वह यक्ष गुणसूत्र किसके निर्माण में सहायक होता है? पुत्रियों के निर्माण में सहायक होता है। इस प्रकार से इसमें जो पाए जाने वाले जो लक्षण या उदाहरण होते हैं वह होते हैं कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, और दूसरा होता है हीमोफीलिया। वर्णांधता और हीमोफीलिया, आप देखेंगे कि यह वर्णांधता या हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी वह पेरेंट के जरिए डॉटर में या सन में जाते रहते हैं। इसी को हम यक्ष संलग्न लक्षण कहते हैं। अब एक एक करके आप डिटेल में देखेंगे कि वर्णांधता है क्या। अगर हम बात करें कलर ब्लाइंडनेस की, वर्णांधता की, तो वर्णांध व्यक्ति की जो खासियत होती है यह विशेष रूप से लाल व हरे रंग का पहचान नहीं कर पाते। इस प्रकार से इसे हम लाल हरी वर्णांधता नामक रोग के नाम से भी जानते हैं। और यह रोग वर्णांधता का सबसे पहले डाल्टन नामक वैज्ञानिक में देखा गया, जिसके नाम के आधार पर इसे हम डेल्टोनिज्म के नाम से भी जानते हैं। और एक इसका तीसरा भी नाम है प्रोटॉन डिफेक्ट, जिसको प्रोटॉन दोष कहते हैं। इस प्रकार से जो वर्णांधता के 3 नाम हुए, या तो आप वर्णांधता कहें, या आप लाल हरी वर्णांधता कहें, या इसे प्रोटॉन प्रभाव, ये प्रोटॉन डिफेक्ट, प्रोटॉन दोष के नाम से आप जान सकते हैं। वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति विशेष रूप से लाल व हरे रंग का भेद करने में सक्षम नहीं होते। इस कारण से जो वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति होते हैं वह न तो डिजाइनर हो सकते हैं, न कलाकार हो सकते हैं, न पेंटर हो सकते हैं, न चालक या पायलट हो सकते हैं। सपोज दैट अगर उसे ट्रेन का पायलट बना दिया गया और कोई गार्ड को अगर सिग्नल दिखाया दे कि वह रेड सिग्नल को दिखाई दे रहा है, और वह ये गार्ड महोदय अगर रेड सिग्नल दिखा रहे हैं और ट्रेन के पायलट को अगर रेड के बजाय उन्हें ग्रीन समझ में आ रहा है, तो हो सकता है कि यह कोई बड़ी हादसा हो जाए। इसीलिए ऐसे जॉब में विशेष रूप से इस रोग के लिए परीक्षण किया जाना नितांत आवश्यक है। अगर यह वर्णांधता से रोगी कोई व्यक्ति अगर डिजाइनर या पेंटर या कलाकार हो, अगर किसी चीज की पेंटिंग करनी हो तो उसे कलर का ही एहसास नहीं हो पाएगा, तो वह क्या अपनी पेंटिंग को दर्शा सकता है। उसी तरह से
कोई भी चालक पता चले कि अगर फोर व्हीलर या बाइक ही चला रहे हैं, अगर रेड या ग्रीन सिग्नल को अगर ध्यान में नहीं दिए और उसे नहीं पहचान सके अच्छी ढंग से, तो हो सकता है कि ऐसे व्यक्तियों का एक्सीडेंट होना लाजमी हो जाए। इस प्रकार से हम अपने वंशावली का सुधार कैसे कर सकते हैं, और वर्णांधता के केस में जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं, हम किस प्रकार से उसे सिंबलाइज कर सकते हैं, किस प्रकार से उसे इंगित कर सकते हैं, उसके लिए ध्यान दीजिए। अगर सामान्य पुरुष है, सामान्य पुरुष, तो उसे हम यक्ष वाई से डिनोट करते हैं। वर्णांध पुरुष है तो इस प्रकार से उसे डिनोट किया जाता है। अगर सामान्य स्त्री है तो उसे इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। अगर सामान्य परंतु वाहक पुत्री है तो उसके लिए केवल एक जीन ही या एक गुणसूत्र ही इसमें प्रभावित होगा, दो में से। और अगर स्त्री वर्णांध हो, वर्णांध स्त्री हो, तो उसके दोनों जीन ये एलील प्रभावित होंगे। इस प्रकार से जब तक इस सिंबल को आप नहीं जानेंगे, तब तक इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं आप सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे अगर क्वेश्चन यह पूछा गया, एक वर्णांध पुरुष की शादी सामान्य स्त्री से होती है, तो इनके द्वारा उत्पन्न संतान किस प्रकार के होंगे, उनकी प्रतिशतता बताइए। या एक सामान्य पुरुष की शादी एक वर्णांध स्त्री से होती है तो उनके संतान किस प्रकार होंगे। या एक वाहक स्त्री की शादी एक सामान्य पुरुष से होती है तो इनके संतान कैसे होंगे। या एक वाहक स्त्री की शादी वर्णांध पुरुष से होती है तो किस प्रकार संतान होंगे, प्रसन्नता बताइए। और जो मेल और फीमेल दोनों ही वर्णांध होंगे तो उनके द्वारा उत्पन्न संतान किस प्रकार के होंगे, उसके लिए अलग अलग कंडीशन है, उनको इस प्रकार। यदि क्वेश्चन में दिया हो कि यदि पुरुष वर्णांध हो तथा स्त्री सामान्य हो तो इनके द्वारा उत्पन्न संतान किस प्रकार होंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्रॉस कराना आना चाहिए। वर्णांध पुरुष के लिए इस प्रकार से सिंबल करेंगे, वर्णांध पुरुष और सामान्य स्त्री। वर्णांध पुरुष ये है, सामान्य स्त्री। जरा ध्यान दीजिए, इसका अगर इसके साथ क्रॉस होता है तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है। एक्स वाई और एक्स वाई, ये F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी है। आप देख सकते हैं कि 50% जो डाटर है नॉर्मल बट कैरियर डाटर, इसमें 50% जो पुत्रियां हैं वह सामान्य परंतु वाहक हैं।
जबकि ये 50% जो सन है ये बिल्कुल कैसे हैं, नॉर्मल है। इसमें 50% जो बच्चे होते हैं वह बिल्कुल सामान्य होते हैं, जबकि 50% जो पुत्रियां होती हैं वह सामान्य तो होती है परंतु वाहक होती है। इस प्रकार से अगर आप वंशावली का सुधार करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैं वर्णांध हूं तो मैं अपनी शादी किसी सामान्य स्त्री से करूंगा जो बिल्कुल निरोग हो, वर्णांधता से ग्रसित न हो, तो इन हमारे द्वारा उत्पन्न जो संतान होंगे उसमें जो लड़के होंगे वह बिल्कुल नॉर्मल होंगे, जबकि लड़कियां क्या होंगी, कैरियर होंगी। ऐसी परिस्थिति में इसको हम नॉर्मल बट कैरियर डॉटर कहते हैं। इस तरीके से हमारे वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए हमारा पुत्र बिल्कुल नॉर्मल होगा, जबकि लड़कियों की शादी कर दी जाएगी, वह अन्यत्र जाकर के वह एक वाहक का काम करेंगी। इस प्रकार से हम अपने नस्ल का सुधार कर सकते हैं, आने वाली जो पीढ़ियों में सुधार कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को हम निरोग बना सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि यदि पुरुष सामान्य हो और वाहक स्त्री हो, तो पुरुष सामान्य को आप ऐसे लिखेंगे, वाहक स्त्री को आप ऐसे लिखेंगे। इस प्रकार से उस सामान्य पुरुष को आप ऐसे लिखेंगे और वाहक स्त्री को आप ऐसे लिखेंगे। इनके द्वारा उत्पन्न यक्ष इसमें देखने को मिलेगा कि 25% जो लड़कियां होंगी वह क्या होंगी, कैरियर होंगी, नॉर्मल बट कैरियर डॉटर कहेंगे इसको। 25% बिल्कुल नॉर्मल डॉटर होंगी और 25% जो लड़के होंगे वह कलर ब्लाइंडनेस होंगे, वर्णांधता से ग्रसित होंगे, और 25% जो लड़के होंगे वह बिल्कुल सामान्य होंगे। इस परिस्थिति में यदि हम तीसरे क्वेश्चन में अगर ध्यान दें कि यदि क्वेश्चन नंबर तीसरे में ध्यान दें, यदि पुरुष जो होते हैं वर्णांध है, वर्णांध पुरुष और वाहक स्त्री है, तो इनके द्वारा उत्पन्न संतान किस प्रकार होंगे, इसका ऐसे करेंगे तो ये पुत्रियां कैसी होंगी, वर्णांध पुत्रियां कही जाएंगी। इसको अगर ऐसे करेंगे तो इसको वाहक पुत्रियां कहेंगे। इसका इससे क्रॉस होगा तो पुरुष, ये लड़का क्या होगा, वर्णांध होगा, और इसका बिल्कुल एक लड़का क्या होगा, सामान्य होगा। ये F1 पीढ़ी में आप देख सकते हैं। इस प्रकार से 25% इसको हम कलर ब्लाइंडनेस डॉटर कहेंगे, 25% नॉर्मल बट कैरियर डॉटर कहेंगे, 25% कलर ब्लाइंड सन कहेंगे और 25% नॉर्मल सन कहेंगे। इस प्रकार से चौथे केस में आप देख सकते हैं कि एक वर्णांध पुरुष का वर्णांध स्त्री से होगी शादी, तो ऑल आर कलर ब्लाइंडनेस डॉटर एंड सन। मतलब कि जब चौथे केस में आप देखेंगे यदि स्त्री
वर्णांध है और पुरुष बिल्कुल क्या है, सामान्य है। इधर देखिए, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो पुत्रियां होंगी या कैरियर, जितने भी लड़के होंगे वो क्या होंगे, सभी लड़के वर्णांधता से ग्रसित होंगे, अर्थात वे रंगों का भेद करने में असमर्थ होंगे, विशेष रूप से लाल व हरे रंग का। जबकि लड़कियां क्या होंगी, वह नॉर्मल बट कैरियर डॉटर, वह एक प्रकार से वाहक का काम करेंगी, जो रोगों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करेगी। और पांचवें केस में आप देखेंगे, यदि पुरुष भी वर्णांध है और स्त्री भी वर्णांध है, तो इनके द्वारा उत्पन्न जितने भी संतान होंगे वह सभी के सभी क्या होंगे, वर्णांधता से ग्रसित होंगे। क्योंकि इसका सिंबल आप देखें, ऑल आर कलर ब्लाइंडनेस डॉटर एंड सन, सभी के सभी इसमें क्या हो जाएंगे, वर्णांधता से ग्रसित हो जाएंगे। और वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति की पहचान आपको मैंने बताया है कि यह लाल और हरे रंग का भेद करने में असमर्थ होंगे, इसीलिए इसे लाल हरी वर्णांधता के नाम से जाना जाता है। इस रोग को सबसे पहले डाल्टन नामक वैज्ञानिक में देखा गया, जिसके कारण इसे हम डेल्टोनिज्म के नाम से भी जानते हैं। और इसका एक तीसरा भी नाम है प्रोटॉन डिफेक्ट। तो कभी प्रोटॉन डिफेक्ट के बारे में आपसे पूछे तो भी आप वर्णांधता के बारे में ही लिखना है, अगर आपको वर्णांधता के बारे में पूछे तो यही लिखना है, या डेल्टोनिज्म के बारे में पूछे तो भी यही लक्षण लिखना है। ऐसी परिस्थिति में इसी से संबंधित यक्ष संलग्न लक्षण से संबंधित एक प्रकार का और भी डिजीज होता है, जिसको हीमोफीलिया कहते हैं। हीमोफीलिया यह भी एक आनुवंशिक रोग है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रायः कोई चोट लगने पर 2 से 6 या 8 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉट कर जाना चाहिए, लेकिन हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति में आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक लगातार रुधिर बहता ही रहता है, जिसको ब्लीडर डिजीज के नाम से जाना जाता है। ऐसी परिस्थिति में इस रोग को सबसे पहले विक्टोरिया महारानी में देखा गया और पाया गया कि उनमें विटामिन के की कमी, विटामिन B6 की कमी और साथ ही साथ यह हीमोफीलिया से ग्रसित जो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाने के कारण ऐसा संभव होता गया। इसीलिए उसे हम हीमोफीलिया का रोग कहते हैं, जो ब्लड से संबंधित होता है। और उसका भी क्वेश्चन ठीक ऐसे ही लगता है, बस जहां वर्णांध शब्द आप लिखे हैं वहां पर हीमोफिलिक शब्द लिख देना है कि एक हीमोफिलिक पुरुष की शादी एक सामान्य स्त्री से होती है तो क्या होगा, एक सामान्य पुरुष की शादी वाहक स्त्री से होगा तो क्या होगा, या एक हीमोफिलिक पुरुष की शादी सामान्य स्त्री से होगा तो क्या होगा। इस तरीके से जहां पर वर्णांध आप लिखेंगे उसी तरह से